आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्योंकि एक शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ आंदोलन का, आंदोलन अपने आप में बहुत माने रखता है। क्योंकि द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसकी समाप्ति के उपरांत पिछले हमारे वीडियो में आप लोग जान गए, पूरा विश्व दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक पूंजीवादी गुट था जिसका लीडर अमेरिका था, और दूसरा साम्यवादी गुट था जिसका लीडर सोवियत संघ था। ये दोनों गुट वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के लिए बड़े ही हानिकारक थे। हर वक्त लोगों के जहन में ये भय पैदा होता रहता था कि ये दुनिया आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी। ऐसी तनाव की स्थिति में जो संसार के गरीब देश थे, इनका विकास होना संभव नजर नहीं आ रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के फौरन बाद बहुत सारे एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका के मुल्क स्वतंत्र हो गए। उन्होंने दास्ता की बहुत सारे दंश झेले थे, बर्दाश्त किए थे। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को एक और गुलामी में नहीं जकड़ना देखना चाहते थे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूरी दुनिया देखी थी, पढ़े लिखे इंसान थे। और पढ़े लिखों की बातें कुछ और होती है। उन्होंने समझ लिया था कि अगर हम साम्यवादी गुट में जाते हैं या पूंजीवादी गुट में, तो फिर 100, 200, 300 साल तक कैसे गुलाम हो जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कहा कि हम किसी गुट में नहीं। उन्होंने अपना एक ऐसा गुट निरपेक्ष, यानी वो किसी का गुट नहीं है, कोई गुट ही नहीं है, गुट निरपेक्ष कोई गुट नहीं है, ऐसे लोगों का, ऐसे विचारवादी नेताओं का समूह बनाया। और इसमें सबसे, और इस समूह को जो एक कहा था पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, तो ये तीसरी दुनिया का नाम दिया जाने लगा इस गुट को, या तीसरा विश्व कहा जाने लगा। और पहली जिक्र कहा कि प्रथम विश्व में पूंजीवादी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में साम्यवादी, और तीसरे विश्व युद्ध में ये ग्लोबल साउथ के नाम से जाने लगा। इनके अंदर यानी पूंजीवादी विचारधारा भी थी, साम्यवादी विचारधारा इनके अंदर पनप रही थी। इसकी शुरुआत यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, लेकिन इसकी आधारशिला, इसकी बुनियाद 1950 के दशक में ही रख दी गई थी। और इनका जो राष्ट्रीय हित था वो सर्वोपरि था, जिसमें विकास, स्वतंत्रता, विश्व शांति, इन्होंने अपना मुख्य विषय बनाया था। जैसा मैंने कहा कि इसकी बुनियाद 1950 के दशक में रख दी गई थी। वो दशक था 1955, इंडोनेशिया के शहर बांडोग, जिसमें एक मीटिंग हुई
एशियाई और अफ्रीकी देशों का, जिसमें ये विचार रखा गया कि हम ऐसा एक ग्रुप बनाएं, ऐसा एक संगठन बनाएं जो ये दोनों गुट हैं उनसे परे हों, उनसे अलग हों, उनके अधीन न हों। और इसमें प्रमुख रूप में 3 बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। ये 3 प्रमुख रूप से नाम आते हैं और 2 और आते हैं जो इन्होंने सपोर्ट किया। और जब इन्होंने एक विचार रखा तो उन्होंने मीटिंग कॉल की 1961 में, पहली मीटिंग जो संपन्न हुआ बेलग्रेड में, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। जिसमें पहली बार जो हुआ तो 25 देश हो गए। और इसकी प्रगति का ये राज है कि आज इसके 5 गुना ज्यादा देश इसमें शामिल हो गए, यानी तकरीबन 124 हो गए, 120। अब ये कि इसका लीडर कौन है? बहुत सारे संगठन हैं, उनके लीडर हैं, ये है। इसका कोई लीडर नहीं है। ये मूवमेंट है। आज भारत कर रहा है, कल दूसरा करेगा, कल परसों तीसरा, इस तरह से इसका ये होता, मीटिंगें होती हैं यहाँ पे, शिखर सम्मेलन होते रहते हैं और नए नए विचार इसमें रखे जाते हैं। और ये विचार रखा था जो गरीब मुल्क हैं, जिनका बरसों बरस शोषण हुआ है, उनकी तरक्की कैसे हो, उनकी शिक्षा, लोगों की शिक्षा कैसे हो, उनके स्वास्थ्य के विषय में बातें हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें इन शिखर सम्मेलनों में इनका जिक्र होता है। और जब इसकी संख्या इतनी हो गई तो जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन, इसने इसको मान्यता भी दे दी कि इसकी बातों को, इस निरपेक्ष गुट की बातों को, तीसरी दुनिया की बातों को कोई इनकार न कर सका। इसका सम्मेलन 3 साल में एक बार होता है। जो भी शिखर सम्मेलन बैठती है, जहां भी जिस देश में हो, 3 साल के बाद इसका रोटेशन होता रहता है। और मैं बताता चलूं कि अभी तक इसके कुल 1961 से लेकर अभी तक कुल 18 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। और 17वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था 13 से लेकर 18 सितंबर 2016 में वेनेजुएला के पोर्ट मार नामक स्थान पर हुआ था। और 18वां सम्मेलन जो है 2019 में अजरबैजान में संपन्न हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो 2 पोलर थ्योरी थी, इसकी तीव्रता, इसके प्रभाव को कम करना था, तोड़ना था और शक्तिहीन बनाना था, शिथिल बनाना था। यानी कोई बहुत बड़ा ताकतवर हो, हम उसका अगर जिक्र ही ना करें तो फिर वो ताकतवर नहीं रह जाता। होगा अपनी गली का कुत्ता होगा, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। गली का शेर होगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं। हम उसका जिक्र ही नहीं करते, न उसको पूछते हैं, न उसके पूछने पर हम उतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये पॉलिसी अपनाई इन गुटों ने आइसोलेट करने की, और अपने आप को खुला रखा कि अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें दबाना चाहते हो तो हम दूसरे गुट में चले जाएंगे। तो इस तरह से दोनों प्रकार की जो शक्तियाँ थी, एक्स्ट्रा जो है प्रेशर इन देशों पे वो नहीं डालती थी कि ऐसा ना हो कि दूसरे गुट में वो शामिल हो जाए। वो बहुत सारे पोलाइट तरीके अख्तियार करते थे, पैसे देते थे, मदद करते थे हथियारों से, वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब आज के समय में
ये गुट निरपेक्ष गुट जो है, इसमें बहुत सारी नई समस्याएं आ गई हैं, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीब देशों का विकास। इन 3 प्रमुख मुद्दों पे ये बहस करती है और इनसे अपने मुद्दे रखती है, और जो शक्तियां हैं उनमें आप लोग जानते हो 1991 में ये जो 2 व्हीलर थ्योरी थी उसकी वो ख़त्म हो गई। यानी सोवियत संघ के विभाजन के बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने सियासत खेल के सोवियत संघ को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके उपरांत अब इन देशों की भूमिका बड़ी अहम हो गई, क्योंकि जब तक दुनिया में बैलेंस है, तवाज़ुन है, तब तक दुनिया में शांति है। अगर दुनिया में तवाज़ुन नहीं है तो दुनिया में शांति नहीं है, खून खराबा होगा। कोई समझ लेगा मैं तो बहुत बड़ा बलशाली हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसी वक्त कत्लेआम, युद्ध, किसी को जुल्म करना, कमज़ोर को दबाना समझता है ये कोई कमज़ोर है। तो ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। इसके बाद ही आप ज़रा ध्यान दीजिए कि जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो मध्य एशिया की बात हो, ईरान की बात हो, अफ़गानिस्तान की बात हो, इराक की बात हो, लीबिया की बात हो, मिस्र की बात हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो, कश्मीर की बात हो, और बहुत सारी बातें 1991 में होने लगा, क्योंकि इसमें एक ही पावर रह गया, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसमें वो शक्ति सोवियत संघ में विघटन के बाद एक रूस है, उसमें वो शक्ति नहीं आ पाई जिसकी वो उतना मुकाबला कर सके जितना कि पहले किया करता था। तो अब ज़रूरी है कि कोई ऐसी शक्ति उभर के आए जो अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हो जाए, और जब वो अमेरिका के मुकाबले में खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है क्लैश होगी पहले। और ये परिस्थितियां अब पैदा हो रही हैं जो आज के समय में कोरोना संकट है, इसमें ये आभास हो रहा है कि अब जो है अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। दुनिया का पूरा जो फार्मूला, शक्ति का जो फार्मूला है वो बदलने वाला है, और कोई और देश है जो सुपर पावर होने वाला है। तो ये चूँकि अभी इस गुट निरपेक्ष देश की भूमिका उतनी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये देश इन्हीं में से कोई ऐसी शक्ति ऊपर आने वाली है जो जिसके पीछे और लोगों का एक कारवां शामिल हो जाएगा। तो फिर लगता ऐसा है कि फिर कोई टू पोल थ्योरी का वजूद न हो जाए, नाम न पड़ जाए। जैसे आज के समय में अमेरिका कोरोना वायरस के मार से उसके तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं। अभी तक वो लाचार है, और 8-10 लाख आदमी जो हैं वो इससे बीमारी से ग्रसित हैं। चाइना ने जहां अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है, वहीं अमेरिका अभी तक उसको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी भविष्य क्या होगा ये कहना ज़रा जल्दबाजी होगी। तो इस स्थिति में जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, मुल्क हैं, उनको आगे आके एक नए विश्व का निर्माण करना है। वो विश्व का निर्माण अमेरिका के खाली पड़े स्थान की पूर्ति करेंगे।